है वो राज्यसभा से चीन के साथ बातचीत जारी है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार का पक्ष रखते हुए और कह रहे हैं कि अब दोनों ही देशों की सेनाएं एक साथ धीरे धीरे करके पीछे हटेंगी। पिछले साल सितंबर से ही दोनों देशों के बीच में संवाद हो रहा है ताकि गतिरोध की स्थिति खत्म की जा सके, लेकिन लगातार इन कोशिशों को अमली जामा पहचान पहनाने के लिए सरकार काम कर भी रही है। चीन ने 1962 के समय से दखल की है। अब ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने याद भी एक तरीके से दिलाया। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा। पार्ट के साथ पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि समझौता हो चुका है, एलएसी की रेखा को माना भी जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटेंगी भी और 48 घंटे में कमांडर फिर से मिलेंगे और समझौते पर बात होगी। और इसी बीच बड़ी खबर, ग्लोबल टाइम्स में चीन ने दावा किया है पैंगोंग झील से पीछे हट रही है चीनी सेना। ये बहुत बड़ा अपडेट है इस वक्त, क्योंकि चीन की तरफ से भी कह दिया गया कि सेनाएं पीछे हट रही हैं। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं और आपसी समझौते के बाद ऐसा हुआ है। सैन्य साजो सामान भी पीछे हटाए जा रहे हैं चीन की तरफ से। और यही जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए राज्यसभा में अब से थोड़ी देर पहले दी भी गई कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगले 48 घंटे में कमांडर लेवल पर फिर से बातचीत होनी है ताकि दोनों देशों के जो सेनाएं हैं उन्हें पीछे हटाया जा सके। डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। और इससे पहले जो 9वें दौर की बैठक हुई थी उसमें भी यही कहा गया था भारत की तरफ से कि हम अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप हटाइए। और फिर दोनों तरफ से धीमे धीमे तरीके से सेनाओं को पीछे हटाया जाएगा, क्योंकि चीन लगातार अब सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा था और साथ ही साथ चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट की तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए कई बार खींची भी गई हैं और अब सामने आई भी हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चीन सैनिकों को भी पीछे हटाएगा। जो सैन्य साजो सामान वहां पर रखा गया था या जो भी निर्माण कार्य किया गया था उसे भी चीन की तरफ से हटाया जाएगा। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी कि आखिर हम क्यों कहते हैं चीन की कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि चीन जमीन चोर है और यही जमीन चोर नीति अपनाते हुए चीन लगातार आगे बढ़ता रहा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं कर रहा है, बल्कि ये बाकी देशों के साथ भी इस तरह की नीति अपना रहा है। आप समझ लीजिए कि तिब्बत की तरफ, ताइवान की तरफ, हांगकांग और मकाऊ में भी इसी तरह की नीति चीन ने अपनाई हुई है और पश्चिमी मंगोलिया में भी इसी तरह की नीति अपनाते हुए चीन ने बाकी देशों के भी नाक में दम कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान जो कि बार बार ललकारता भी रहा, बार बार ये बताता भी रहा कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, जल थल नभ तीनों ही तरीके से आपको चुनौती देने के लिए तैयार भी है, ताकतवर भी है, मजबूत भी है और इस चुनौती को पार पाने में हर तरीके से सक्षम भी है। यही बात चीन समझ गया है गलवान घाटी में हुई हिंसा की, झड़प की जो खबर आई थी उसके बाद, क्योंकि चीन को लगभग दोगुना नुकसान उठाना पड़ा था। जो चीन ने हमारी सेना का नुकसान करने की कोशिश की थी, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब आप समझ लीजिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि चीन दशानन है और 10 पाप इसके कौन कौन से हैं आप जानिए। अपने नक्शों में भारतीय इलाके दिखाता है और इस तरह की नीति अपनाता है। चीन मोरल डाउन करने की कोशिश भी करता है और खुद हावी होने की कोशिश भी करता है। विस्तारवादी नीति के लिए चीन जाना जाता है। भारतीय इलाकों में ही हमारी सेना जो है तैनात की गई, उन पर ऐतराज भी जाहिर किया गया और ये पुराना तरीका रहा है चीन का, ये आज का तरीका नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर आपको सीधा तस्वीर हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और
समर्पण दिवस के तौर पर आज का दिन बीजेपी मना रही है। साथ ही साथ बलिदान को याद किया जाएगा, योगदान को याद किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए और जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी सांसदों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री का है और अब प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल को याद करते हुए उनको स्मरण करते हुए जो चीजें वहां पर रखी गई हैं, उनके योगदान को बताते हुए, उनके बलिदान को बताते हुए, उन सभी चीजों को खुद करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद आपको तस्वीरों में दिखे और अब मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ तमाम बीजेपी सांसद मौजूद हैं। और इस मौके पर क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि का ये मौका है और प्रधानमंत्री ये बता देना चाहते हैं कि किस तरह की नीति अपनानी चाहिए, बलिदान के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए और क्या कुछ योगदान बेहतर हो सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए भी और बीजेपी पार्टी देश के लिए क्या कुछ कर सकती है। ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर यह खास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उन्हें नमन भी किया, उन्हें याद भी किया और ये देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। उनकी तस्वीर को यहां रखा गया है। श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा साथ में मौजूद और अब जेपी नड्डा के जरिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या कुछ योगदान रहा, जिस बलिदान का जिक्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करेंगे भी, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, चूंकि आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने रिसर्च की है और ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, लोअर बैंड में आप देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर, उन्हें याद किया जा रहा है। और ये खास कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए रखा गया है क्योंकि बीजेपी आज समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर रही है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बीजेपी आज समर्पण दिवस मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नमन किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, ये प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं जेपी नड्डा, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनका सम्मान जो दिया गया उसे स्वीकार करते हुए। एक बार सुनते हैं। परिचित हैं कि दीनदयाल जी का जीवन संगठन सेवी और तपस्वी का जीवन था। राजनीति में शुचिता का संकल्प व्रत लेने की प्रेरणा पंडित दीनदयाल जी के राजनीतिक जीवन से हमको मिलती है और इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर हम सभी सांसदों को प्रास्ताविक भाषण दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 53वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, 53rd पुण्यतिथि मना रहे हैं। संसद लगने के कारण, सत्र होने के कारण हम लोगों ने तय किया कि हमारे सभी सांसदगण आज यहाँ उपस्थित होकर के पुण्यतिथि भी मनाएंगे और ऐसे ही हम देश भर में सभी इकाइयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कृत्य को याद भी कर रहे हैं। जेपी नड्डा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और ठीक दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे थे, शिवराज सिंह चौहान पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको पुण्यतिथि के अवसर पर मिलेगा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संगठन के प्रति समर्पण और जब भी पार्टी ने किसी भी दृष्टि से कोई भी उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा पार्टी के निवेदन को स्वीकार भी किया
और पार्टी को मजबूती देने के लिए और पार्टी के मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा वो आतुर रहे हैं। आज वो हम सबके बीच में हम सबके निवेदन पर आए हैं। मैं अपनी ओर से उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और उनके मार्गदर्शन से हमको जो रास्ता मिलेगा उस पर हम सब लोग संकल्प लेकर के चलेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति के वह शिखर पुरुष थे और हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। लंबे समय महामंत्री रहे, बाद में वो अध्यक्ष बने। बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो हम सबको छोड़ करके चले गए और वह रहस्य आज भी बना रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अवधि में भारतीय जनसंघ को जो गति दी, ताकत दी, उससे हम लोग प्रेरणा लेकर के आज अभी जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और विचारधारा को लेकर के चल रही है, उसके मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ मंत्र है, दृष्टि है, जिसको हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं। जहां तक उनके खुद का व्यक्तित्व का सवाल था, हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कई प्रकार के गुण होते हैं। वो बहुआयामी के धनी थे, प्रतिभा के धनी थे और एक शख्सियत ऐसे थे जिसमें राजनेता के गुण भी थे, संगठक के गुण भी थे और विचारक के गुण भी थे। 3 in 1 थे और उन्होंने हम सब लोगों को, संगठन को भी मजबूत किया, विचार भी दिया और साथ ही साथ राजनेता के तरीके से नेतृत्व भी उन्होंने प्रदान किया। आज बीजेपी समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के इस मौके पर अलग अलग जगह से जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जेपी नड्डा बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे आपको सुनवाएंगे। इन्हीं